एवरीवन, दिस इज संदीप सिंह। वेलकम बैक वंस अगेन इन योर फेवरेट चैनल। आई होप आप बहुत ही बेहतर होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में लग चुके हैं। तो हम लोग लगातार मिल रहे हैं हमारे चैप्टर्स के रैपिड रिवीजन सीरीज में, जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं माइंड मैप की। एंड इसके जरिए हम हर एक कॉन्सेप्ट को अपने फिंगर टिप्स पे ला रहे हैं, पूरे कॉन्सेप्ट को हम सिंक्रनाइज कर रहे हैं ताकि सारे ही कॉन्सेप्ट हमारे लिए पाइपलाइन हो जाए। एंड जब कभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो हमारे लिए पूरे कॉन्सेप्ट सिंगल क्लिक पे मिल जाए। ऑलराइट, तो शुरू कर रहे हैं हम आज के सेशन के, जहां पर हम बात करने वाले हैं कंप्लीट हायरार्की की। मतलब हम कुछ इस तरीके से सिंक्रोनाइज करने वाले जहां पर हर एक कॉन्सेप्ट आपको मिल जाए आपके फिंगर टिप्स पे। एंड उसके साथ साथ में हम लोग ये भी रिलेट करेंगे कि गदर 3.0 में हमने किस तरीके के क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं, मतलब हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेगमेंट क्या है। यानी हम टाइप्स की बात करेंगे और इसी के जरिए आपको रियल एग्जाम में भी जब आप बैठोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टाइप का क्वेश्चन है, क्या करना है। इवन इसके साथ साथ में हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की भी बात करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन द सेशन, जहां पर आज बात होने वाली है भाई इलेक्ट्रोस्टैट्स की। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स से स्टार्ट करें उसके पहले मैं आप सभी को बता दूं कि गदर 3.0 स्टार्ट है, जहां पर 2025 के सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ही शानदार वाली प्रिपरेशन चालू है, जिसमें हम लोग कवर अप कर रहे हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स को। उसके साथ साथ में हम लोग कवर अप कर रहे हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। एंड हम लोग वहां पर भी समझ रहे हैं अपने टिप्स ट्रिक्स एंड कुछ इस तरीके के कॉन्सेप्ट जिससे कि क्वेश्चंस देखते के साथ ही आंसर बन जाए। ऑलराइट, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं गदर 3.0 को। राइट, इसके साथ साथ में एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, लिंक क्लिक करने से है ना आप ज्वाइन कर सकते हैं किसमें, तो एचपी गुरुकुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एचपी गुरुकुल में क्या मिलता है भाई, तो यहां पर मिल जाता है एक्सक्लूसिवली सभी कॉलेजेस के इंफॉर्मेशन। उसके साथ साथ में जितने भी एग्जामिनेशंस आपके लिए यूजफुल है, मतलब आपको जेईई का कंप्लीट रिवीजन, इसके अलावे बिटसेट, वीआईटी ट्रिपल ई, इसके साथ साथ में वेस्ट बंगाल जेईई एंड एमएचटी सीईटी, इस तरीके के जितने एग्जामिनेशन हैं इन सब के लिए भाई अनलॉक हो जाएगी आपकी है ना प्रिपरेशन की राह। उसके साथ साथ में पीवाईक्यूज, माइंड मैप्स एंड जितने भी अपडेट्स एंड इंफॉर्मेशन है वो भी होने वाली है। एंड फॉर्मूला सेट, ट्रिक्स एंड हमारी स्पेशल चिट सेट। राइट, तो शुरू करते हैं सेशन को। उसके पहले अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया एचपी गुरुकुल तो क्लिक करो लिंक को, ज्वाइन कर लो एचपी गुरुकुल। इतनी सारी चीजें मिलने वाली है यहां पर। राइट, आ जाओ स्टार्ट करें। मैं उसके पहले आपको एक बार फटाफट से बताता हूं कि भाई देखो ये पूरे चैप्टर को हम लोगों ने ना 4 टाइप्स में बांट करके रखे हुए। 4 टाइप्स कौन कौन से? तो सबसे फर्स्ट टाइप की जब आप बात करोगे तो हम लोग यहां पर बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड कूलम्स लॉ। राइट, इसके ऊपर क्वेश्चंस की बात होने वाली है। सेकेंड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अकॉर्डिंगली। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिक फॉर्मूले से भी बनेगी। एंड आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स को कैलकुलेट करने के लिए भाई जब टिपिकल होने लगा तो उसके लिए गॉस बाबा ने एंट्री ली थी। तो गॉस थ्योरम की जो बात करेंगे एंड हम लोग फ्लक्स की जो बात करेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट। कुल मिलाजुला करके इस चैप्टर में अगर कुछ पूछा जाने वाला है तो वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, चलो 2 सपोर्टिव टॉपिक्स इसके साथ में, मतलब एक तो हम लोगों ने फोर्स की बात कर ली, कूलम्स लॉ की बात करें एंड इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करें, जो कि है हमारा टाइप 3। इन्हीं हेडिंग्स के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने हमारे गदर सीरीज को भी कंप्लीट किया है, जहां पर हर एक टाइप में खूब सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रैक्टिस किए। एंड आफ्टर दैट सेशन आप बिल्कुल एलिजिबल हो जाओगे इस तरीके से कि आप कोई सा भी पीवाईक्यू उठा लो आपको सॉल्व होता हुआ दिखेगा। राइट, लेट्स बिगिन, कर लेते हैं स्टार्ट। जल्दी से एक थम्स अप दे दो, है ना, जल्दी से एक थम्स अप दे दो। शुरू करते हैं हम आज के सेशन को। राइट, देखो सबसे पहले यहां पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। सुनो क्या कहानी है। अगर कहीं पर भी बात आती है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, हम जो बात करें, तो मैं तो कहता हूं कि यहां पर हमारे पास में एक वर्ड है इलेक्ट्रिक। इसका सीधा सिंपल सा मतलब है बेटा किससे, तो इसका मतलब है बिहेवियर ऑफ चार्ज से। कहानी यहीं पर शुरू होती है कि भाई सब बिहेवियर जो है हम लोगों ने जो डिस्कस किया हुआ है वो 2 तरीके के, या तो वो कैसी होगी स्टैटिक, मतलब या तो रुका हुआ होगा, या फिर वो किस में होगा बेटा मोशन। जब कभी आप मोशन की बात करोगे तो इसका मतलब होता है लगातार बहने वाली चीज को हम कहते हैं करंट। तो ये एक नया टॉपिक मिलेगा हमको, इलेक्ट्रिक करंट, ये आगे की कहानी है। स्टैटिक्स की अगर आप बात करते हो तो यहां पर हमको जो डिस्कस करना है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अब चार्ज खुद कौन है भाई, तो चार्ज जो है इसके लिए हम लोगों ने कहा कि ये एलिमेंट्री पार्टिकल है ना, ये जो है ये फंडामेंटल यूनिट है, ये हमारा जो है एलिमेंट्री पार्टिकल है।
एलिमेंट्री पार्टिकल मतलब सबसे बेसिक यूनिट, इसको और नहीं तोड़ा जा सकता। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको ध्यान में रखना है ना, चार्जेस के लिए, कि चार्जेस क्या कर सकते हैं बेटा। तो एक तो बात हमको समझ में आती है कि भाई लाइक चार्जेस जो होते हैं वो क्या करेंगे, रिपल, अनलाइक चार्जेस जो होंगे वो करेंगे अट्रैक्ट। ये सारी बेसिक बातें आपको समझ में आती है, इसलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं। इसमें आपको तीन प्रॉपर्टी मेनली आपको ध्यान में रखनी है। एक तो आपको ध्यान में रखना है वो है कि ये एडिटिव नेचर का होता है। एडिटिव नेचर का होने का मतलब आप समझ गए, अगर आपके पास में जो चार्ज जिसको अपन Q से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर किसी सिस्टम के पास में कुछ चार्जेस हैं तो आप सीधे उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब ये एक स्केलर क्वांटिटी है। एडिटिव नेचर का होना किस बात को बता रहा है बेटा, ये स्केलर क्वांटिटी का होना बताता है। सेकेंड जो पॉइंट यहां पर है वो है चार्जेस हमेशा क्वांटाइज्ड होते हैं, है ना, क्या क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब है कि चार्जेस जब कभी भी आपको मिलेंगे बेटा प्लस माइनस ऑफ एनी के फॉर्म में मिलेंगे, जहां पर हम एन की अगर बात करते हैं तो ये हमेशा एक परफेक्ट नंबर होगा। एन जो है वो परफेक्ट, मतलब 1 2 3 4 5, ऐसे कभी फ्रैक्शनल चार्जेस नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि यही सबसे एलिमेंट्री पार्टिकल है भाई, यही सबसे फंडामेंटल है, सबसे बेसिक है, इसको और नहीं तोड़ सकते, ठीक है। एंड थर्ड प्रॉपर्टी जो यहां पर आपको ध्यान में रखनी है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्जेस कैसे होते हैं, कंजर्वेटिव नेचर के, मतलब नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड वाली कहानी। चार्जेस को कभी आप कुछ कर नहीं सकते, मतलब आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो इसका सीधा मतलब होता है कि अगर मान लो मेरे पास में एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, तो थोड़ी सी मेरी बात को सुनिएगा। अगर मैंने ए से कोई चार्ज उठा करके बी पे रखा तो बी जो होगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, बी जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, एंड एट अ टाइम ए जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। इसमें ध्यान में रखेंगे मास ट्रांसफर भी हो जाए। मास ट्रांसफर होने का मतलब क्या होगा कि इसका जो मास होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बहुत माइन्यूट लेकिन बढ़ जाएगा, और यहां पर जो मास है उसमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ऑलराइट, चार्जेस के जो चार्जिंग के जो मेथड है ना, वो मेथड क्या क्या हो सकता है बेटा। तो एक तो फ्रिक्शनल है, जैसे हमने कहीं पर फ्रिक्शन प्रोड्यूस किया उसकी वजह से चार्जिंग आती है, ठीक है। जिस तरीके से वो कॉम्ब वाला एग्जांपल है ना, एक बलून को बालों में ऐसा घिसो, दीवार पर रखो, टंग्स आती है ना, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस ड्यू टू फ्रिक्शन। इसके अलावा है बेटा इंडक्शन, क्या कर सकते हो आप, इंडक्शन कर सकते हो, फ्रिक्शन करा सकते हो, इंडक्शन करा सकते हो। चार्जेस इंड्यूस होने का मतलब सिंपली है कि एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चार्ज आपने रखी है ना, उसके पास में अगर एक मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसके पास में अगर एक दूसरी मेटेलिक बॉडी ले आते हो और ये अनचार्ज है, तो अपने आप इधर साइड में नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाता है। दिस इज इंडक्शन मेथड। ऑलराइट, चलो क्वेश्चन जो आपको यहां से पूछे जाने वाले हैं वो किस बेसिस पर होंगे बेटा, तो वो क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ मिलने हैं, वो मिलने हैं आपके क्वांटाइजेशन पे। क्वेश्चन जो मिलने वाली है वो किस पे मिलेगी, क्वांटाइजेशन पे। आपको चार्जेस ऑफ क्वांटाइजेशन पे आपको यहां पर क्वेश्चन देखने को मिलता है, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ NE, ठीक है। चलो, तो पॉइंट समझ में आ गया। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब द लॉ कैन बी स्टेटेड इन नंबर ऑफ वेज। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफर वन फ्रॉम अनदर। चलो, क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं इसमें, तो देखो है ना, क्वेश्चन की अगर हम लोग इसमें बात करेंगे तो इसमें क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ किस पे, क्वांटाइजेशन पे पूछे जा सकते हैं। आते हैं हम जरा किसके ऊपर, कूलम्स लॉ। भैया जैसे ही हमको ये बात पता चली, जैसे ही हमको ये वाली बात पता चली कि दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो किस अमाउंट पे फोर्स लगाएंगे, तो यहां पर इंट्रोड्यूस होते कूलम। उन्होंने कहा कि भाई साहब एक काम करो, दो चार्जेस रख लो, एक को आपने नाम दे दो Q1, एक को नाम दे दो आपने Q2, और दोनों के बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस हो, सपोज मैंने कह दिया R डिस्टेंस हो, तो इन दोनों के बीच में जो ये R डिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से, ठीक है, इसकी वजह से जो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे उसको इन्होंने कहा कि भाई साहब ये जो होगा वो होगा KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहां पर K कौन है बेटा, तो K है इनका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, 9 × 10⁻⁹ होती है इसकी वैल्यू, या फिर इसको लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जहां पर ये एप्सिलॉन नॉट है, ये इसकी हम बात करें तो ये दो चार्जेस कहां रखे इसको आपको इंडिकेट करता है, मतलब ये इसके लिए परमिटिविटी का काम करेगा। मतलब अगर ये दोनों फ्री स्पेस में रखे तो इसको एप्सिलॉन नॉट लिखते, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। ये कहां की कहानी हो रही है भाई साहब, तो ये हो रही है जब दोनों चार्जेस फ्री स्पेस में रखे, ठीक है। कहां रखे गए होंगे, फ्री स्पेस में। लेकिन यही चार्जेस अगर आपने उठा करके क्या कर दिया, किसी मीडियम में रख दिया, इन्हीं चार्जेस को उठा करके आपने क्या किया हुआ है बेटा, किसी मीडियम में रख दिया, तो जैसे ही इन चार्जेस को उठा करके आप मीडियम में रखोगे, है ना, ये उतने गुना कम हो जाएगा। मतलब सपोज मैं कहता हूं कि यहां पर अगर इन दोनों को एक ऐसे मीडियम में रख रहे हैं जिसका एप्सिलॉन R है,
रिलेटिव परमिटिविटी। तो मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो दोनों चार्जेस के बीच में एयर के अलावा कुछ और हुआ, लाइक वाटर हो गया, लाइक हो सकता है केरोसिन में रख दिया, तो आप उस समय फोर्स इन मीडियम की जब आप बात करोगे तो यहां पर के, या फिर आप पूरा ही लिख लो, ये देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, इसके साथ में और इंट्रोड्यूस हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये उतने गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर 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 कहीं पे कैपिटल के से मैं लिख देता हूं, अगर कहीं कैपिटल के से आपको परमिएबिलिटी अगर देखने को मिलती है, तो फोर्स इन मीडियम इज ऑलवेज फोर्स इन एयर अपॉन में दिस के। हमेशा ही कुछ मीडियम लेकर के आओगे तो फोर्स कम होगा। इस पे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिल सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे अपने को देखने को मिल सकते हैं बेटा। चलो आओ जरा हम बात करते हैं कूलम्स लॉ में। ये तो हमारे पास में एक बेसिक फॉर्मूला मिल गया है ना, यूनिट अगेन न्यूटन ही चलने वाली क्योंकि फोर्स है। यहां पर जो बात होने वाली है उसकी थोड़ी सी और डिस्कशन करते हैं कि भैया कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ की किस में डिस्कशन होनी है, वेक्टर फॉर्म में। मतलब हमारा ऐसा कहना है कि अगर मान लो आपके पास में दो चार्जेस कुछ इस तरीके से पड़े हुए हैं, दो चार्जेस कुछ इस तरीके से पड़े हुए हैं, सपोज एक चार्ज ये पड़ा हुआ है और एक चार्ज ये पड़ा हुआ है ना, एक चार्ज ये पड़ा हुआ है, दिस इज Q1 दिस इज Q2, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अब फोर्स लगाएंगे, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। जैसे मान लो मैं कहता हूं F12 है ना, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। ठीक है, तो इनके लिए क्या करोगे, तो इनके लिए बहुत इजी तरीके से आप यहां पर कर सकते हो, इनके पोजीशन वेक्टर्स होंगे है ना, ये दोनों अपने अपने पोजीशन वेक्टर्स, सपोज मैं इनका पोजीशन वेक्टर कह लेता हूं R1 वेक्टर, इसका कह देता हूं R2 वेक्टर, और इन दोनों के बीच में जो होगा वो होगा डेल R वेक्टर। तो F12 जो लगाओगे वो क्या होगा, इन दोनों के बीच का फोर्स होता है, राइट। तो F12 वेक्टर क्या बन जाएगा बेटा, तो ये बन जाएगा K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब भाई साहब समझना जरा, फोर्स खुद तो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन यहां पर जो चार्जेस है क्या वो वेक्टर है, नहीं वो स्केलर है। तो चार्जेस ने एक बड़ा बढ़िया तरीका सोचा है, मैं खुद तो स्केलर हूं, एक काम करो मेरे साथ में एक डायरेक्शन वेक्टर लगा लो, तो यहां पे R12 कैप लगा दो भाई साहब, हो गया ये। अगर आप चाहते हो थोड़ा सा और मैं इलेबोरेट कर दूं तो ये देख लो, हो गया FQ1 Q2 अपॉन में FQ1 Q2। R12 वेक्टर का मतलब हो गया बेटा R12 वेक्टर अपॉन में, यहां पे लिख सकते हो R12 वेक्टर का स्क्वायर, और इसका हो जाएगा ये क्यूब। रीजन इज दैट, क्योंकि देखो आपको पता है R12 कैप का मतलब होता है R12 वेक्टर अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ R12 वेक्टर। आई होप ये बात सबको पता होगी। R12 वेक्टर मतलब कैप लगने का मतलब होता है इट्स अ डायरेक्शन वेक्टर, दैट मींस A वेक्टर अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ A वेक्टर। ठीक है, तो ये बन गया आपका फॉर्म। अब भाई साहब जैसे ही ये चीज मुझे पता चली, मैंने कहा अच्छा तो F21 वेक्टर कौन बताएगा भाई, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। तो ये मैंने कहा कि Q1 Q2, देखो अमाउंट में फोर्सेस के चार्जेस तो दोनों ही एलिजिबल है, तो दोनों ही आएंगे। यहां पर R21 वेक्टर का मिल जाएगा आपको क्यूब इनटू R21 वेक्टर। इससे आपको क्या पता चला भाई साहब, तो इससे आपको यह पता चल गया कि भैया जी F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ F21 वेक्टर। मतलब जो फर्स्ट सेकंड पे लगाएगा, सेकंड भी फर्स्ट चार्ज पे उतना ही फोर्स लगाएगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अपने को जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो इन पे मिल सकते हैं। ठीक है, एंड इसके साथ साथ में एक और देख लो जरा, है ना, सुपरपोजिशन। अगर n नंबर ऑफ चार्जेस, सपोज यहां पर एक Q1 चार्ज है, यहां पर एक Q2 चार्ज है, यहां से एक Q3 चार्ज है, और यहां पर एक चार्ज है Q, है ना। अगर इस पे मैं देख रहा हूं कि भाई कितना फोर्स लग रहा है, तो आप कहोगे सर जी ये Q2 भी, अरे भैया इधर आ जाओ, ये Q2 भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, इधर से Q1 भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, इधर से Q3 भी फोर्स लगा रहा होगा, ये सबके सब इसके ऊपर फोर्सेस लगा रहे होंगे, सबके सब इसके ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे। ये F3 बोल दो इसको, आप कह लो दिस इज F1 हो गया, ये हो गया आपका F2 हो गया, तो सबके सब फोर्सेस लगा रहे होंगे। तो यहां पर टोटल फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स की अगर आप बात करोगे, एफ नेट की अगर आप बात करोगे, तो कुछ नहीं होगा बेटा, सबका वेक्टर सम, मतलब F1 प्लस F2 प्लस F3, यानी सबके वेक्टर सम्स निकाल लो, उतना ही यहां पर मिलने वाला है फोर्स। अब आ जाओ जरा क्वेश्चन के पैटर्न पे। तो क्वेश्चन पैटर्न में आपको यहां से जो देखने को मिलता है वो या तो आपको इस तरीके से मिलेगा किसी एक शेप पे, जैसे मैंने एक स्क्वायर बोल दिया, स्क्वायर में मैंने यहां पर चार्जेस रख दिया, यहां पर Q पॉजिटिव, यहां पर भी मैंने रख दिया Q पॉजिटिव, यहां पर भी मैंने रख दिया Q पॉजिटिव, और इस जगह पे मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा भाई साहब यहां पर भी है Q पॉजिटिव। लेकिन ये एंड्स जो है ना, इन एंड्स के नाम जरा देख लो, इन कॉर्नर्स के नाम जरा देख लो, ये A B C D,
मेरे से पूछा जाए कि भाई बी पे बताओ, एफ बी नेट बताओ, एफ बी नेट बताओ, तो बी पे जो फोर्सेस लगेगा, देखो ए जो लगा रहा होगा, एफ ए इधर साइड में लगा रहा होगा, और एफ सी जो लगा रहा होगा वो इधर साइड में लगा रहा होगा। ये दोनों फोर्सेस कैसे होंगे? 90 डिग्री पे, तो इनका रिजल्टेंट फोर्स इनके बीच में आ जाएगा, है ना। ये इनका रिजल्टेंट फोर्स इनके बीचों बीच आ जाएगा। दिस इज रिजल्टेंट फोर्स। अच्छा, ये जो फोर्स लगा रहा होगा वो एसी के डायरेक्शन में लगाएगा, तो यहां पे आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा, मतलब एफ बी नेट जो मिलेगा वो किसका मिलेगा बेटा? तो एफ आर प्लस ये जो आपको यहां से मिलेगा एफ डी वेक्टर, एफ बी का मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल के। इसी तरीके से आपको ये ट्रायंगल पे हो सकता है, रेक्टेंगल पे आपको दिख रहा है, उसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन किस में जा सकता है? ट्रायंगल पे जा सकता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जहां पे मैं आपको एक बेहतरीन ट्रिक भी बताने वाला हूं, वो है बेटा, वो है if distance between, है ना, टू चार्जेस, इसको क्या करोगे बेटा? इंक्रीज्ड बाय n टाइम्स। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पे, है ना। अगर n टाइम्स बढ़ा दिया, सपोज ये दो चार्जेस मेरे को देखने को मिल रहे थे, इसमें कह देते हैं कि भाई साहब यहां पर है ना कुछ तो भी, है ना, मान लो 3 है ना, इसको क्या किया? 4 गुना कर दिया, मतलब 4 टाइम्स इसको बढ़ा दिया, 12 हो गया अब इनके बीच की डिस्टेंस। अगर n टाइम्स बढ़ा दोगे, है ना, तो जरा समझो, फोर्स जो होगा वो आपको जो मिलेगा, है ना, नया जो फोर्स मिलेगा वो F अपॉन में n स्क्वायर होता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, यहां पर ध्यान में रख सकते हो, है ना। जो फोर्स मिलेगा वो कितना मिलेगा बेटा? वो F अपॉन में n स्क्वायर, जितना गुना बढ़ाए, n गुना बढ़ाया ना, जैसे 4 गुना बढ़ाया था तो F अपॉन में 14 हो जाएगा फोर्स, ठीक है। अगर 3 गुना बढ़ाया होगा तो F अपॉन में 9 हो जाएगा फोर्स, ठीक। तो फर्स्ट ट्रिक की आपको बात समझ में आ गई, फर्स्ट ट्रिक की आपको बात समझ में आ गई। आओ नेक्स्ट ट्रिक की बात कर लेते हैं, एक और छोटू सा हम लोग ट्रिक ले लेते हैं। जरा देखो, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरीके से होता है कि दो चार्जेस, ये क्वेश्चन खूब बार आया, खूब बार डायरेक्ट आया, 2023 में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर दो चार्जेस, है ना, यहां पर आपके पास में Q1 है, यहां पर आपके पास में Q2 है, ठीक है, कुछ डिस्टेंस पे आपको यहां पर गिवन है ना, आपको यहां पर कुछ तो भी डिस्टेंसेस गिवन है। अब कहते हैं कि भाई साहब कहां रखूं एक चार्ज कि वो चार्ज के ऊपर नेट फोर्स जो हो जाए वो 0 हो जाए। कहां रखूं एक चार्ज के उनके बीच में रखूं? देखो सुनो, एक क्वेश्चन इस तरीके से आप ऐसा कंसीडर कर सकते हो, आपके पास में दो चार्जेस हैं बेटा, एक तरफ आपके पास में यहां पर 9 कूलम है, और यहां पर, ठीक है, यहां पर आपके पास में जो है 4 कूलम है, ठीक है। ये दो चार्जेस आपको गिवन है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लो 3 मीटर गिवन है ना, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी गिवन है? 3 मीटर। अब आपसे कही जा रही है कि भाई साहब ये बताओ कि इन दोनों के बीचों बीच कोई एक चार्ज ले आकर के रख दो। दोनों ध्यान में देखना कि दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव अगर दोनों चार्जेस होंगे तो आपको जो न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा वो कहां मिलेगा? इनके बीचों बीच, क्योंकि ये भी यहां पर जो चार्ज रखोगे उसको इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, दो अपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे तो क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, मतलब न्यूट्रलाइज हो जाएगा। दूसरी एक और बात सुनना, हमेशा ही जो आप चार्ज रखोगे वो छोटे वाले चार्ज की तरफ झुका हुआ होगा, जो चार्ज बड़ा होगा उसकी तरफ नहीं, जो चार्ज छोटा होगा उसकी तरफ। मतलब क्या समझ सकते हो, जो बड़ा चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड बड़ा है तो डिस्टेंस को क्या रखना? कम कर दो, ठीक है, सॉरी, डिस्टेंस को क्या कर दो? ज्यादा कर दो, और जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है उसके डिस्टेंस को बड़ा कर दो ताकि एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर सके। तो यहां पर कुछ नहीं करना, ये बहुत ही सिंपल सॉर्टेड सा आपका फॉर्मूला है। देखो, इसको आप d1 डिस्टेंस ले लो, इसको d2 ले लो, d1 अपॉन में d2 विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ q1 अपॉन में q2 कर दो। जिस रेशियो में ये चार्जेस होंगे उसी रेशियो में चला जाएगा। जैसे अगर इनकी बात करते हो तो यहां पर ये रेशियो कैसा दिख रहा है बेटा? तो यहां से अगर आपने d1 और d2 बोला तो d1 अपॉन में d2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 3 अपॉन में 2। मतलब ये रेशियो कैसा बनने वाला है? 3:2 का ही बनने वाला है। जो इनके बीच की डिस्टेंस है 3, उसको आप 3:2 में बांटो, है ना। ये 3 जो है इसको आप 3:2 में आप बांट सकते हो, बात हो गई खत्म। 3 किधर से बेटा? इधर से 3, और इधर से जो बनेगा वो कितना बनेगा? 2, इनका रेशियो, ठीक है। कोई समस्या, कोई परेशानी आई होप नहीं है। चलो एक काम कर सकते हो, इसको 5 ले लोगे, अगर 5 ले लोगे तो 3:2 का वैल्यू भी उतनी ही मिल जाएगी आपको, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप जो मर्जी पढ़ाए रखो, ये आपको बात समझ में आएगी। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है। मतलब क्या? डिस्टेंस को n टाइम्स तक सेपरेट किया तो फोर्स कितना हो जाएगा? F अपॉन में n स्क्वायर। दूसरा क्या बेटा? परमिटिविटी बदल दी, है ना, जितना रखोगे उतने गुना फोर्स कम हो जाएगा। और तीसरा कौन सी बात कर रहा हूं? तीसरी मैं बात कर रहा हूं कि अगर इनके बीच में डिस्टेंसेस, है ना, जहां पे न्यूट्रल पॉइंट मिले तो बात यही होने वाली है। अच्छा, अगर मान लो ये दोनों के साइन चेंज होता है, सपोज ये Q1 पॉजिटिव का होता और इधर साइड में ये Q2 नेगेटिव का होता, इस कंडीशन में भी आप वही d1 और d2 ही लेते। बस कहानी क्या हो जाएगी बेटा? अगर मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज रखने को बोलेगा, ठीक है,
कोई पॉजिटिव चार्जेस आपको रखने को बोला जाएगा। अगर मान लो यहां पर आपने एक क्यू पॉजिटिव रख दिया तो ये नेगेटिव वाला अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको धक्का मारेगा, तो दोनों एक ही तरफ फोर्स लग गया। तो ऐसा नहीं हो सकता, या तो इधर होगा या फिर इधर होगा, है ना, या तो इधर होगा या फिर इधर होगा। तो अब ध्यान में रख लो कि किसकी, है ना, वैल्यू किसकी ज्यादा है किसकी कम है। जैसे Q1 और Q2 में किसकी वैल्यू कम है ज्यादा है, जिसकी वैल्यू कम होगा उसकी तरफ होगा। अगर Q2 की वैल्यू कम है तो इधर साइड में वो पॉजिटिव चार्ज रखोगे, अगर Q1 की वैल्यू कम है तो इधर साइड में वो पॉजिटिव चार्ज रखोगे। बस फॉर्मूला वही होने वाला। सपोज अगर मैंने राइट हैंड साइड में ये पॉजिटिव चार्ज को रखा हुआ है तो यहां से फिर से फॉर्मूला वही होगा। देखो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है दिस इज D1, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी इसको आप रख लोगे D2, बात खत्म। फॉर्मूला से अप्लाई करके देखना, बिल्कुल बनेगी। आ जाओ जरा क्वेश्चंस की बात करते हैं। टाइप 1 में इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ एंड कूलम्स लॉ की हम लोगों ने बात करी हुई है हमारे गदर सीरीज में, जहां पर देखो क्वेश्चन, अ 10 माइक्रोकूलम चार्ज इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, है ना, प्लेस्ड एट 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस सो दैट रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। द चार्ज ऑफ 2 पार्ट्स आर, डायरेक्ट बन रहा है अपने फॉर्म से, ठीक है। इसी तरीके से देख लो, 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग प्लेट्स P and S with the charges Q on each repel each other with the force of 16 Newton. Third identical uncharged conducting sphere are successively brought in the contact of the two spheres, then the new force of the repulsion P and S। देखो ये वाले चार्जेस जो अभी हम लोगों ने इंडक्शन मेथड की बात करी, उसी तरीके से ये क्वेश्चन है कि पहले आपके पास में ये दो अलग अलग थे, एक अनचार्ज बॉडी ले आया, पहले इसके साथ में कनेक्ट किया, तो जब भी आप चार्जेस को, जब भी बॉडीज को आप कनेक्ट करके हटाते हो तो आपकी जो भी चार्जेस होते हैं वो बराबर बराबर बढ़ जाती है। सपोज अगर इस पे 100 होगा, इन दोनों को कांटेक्ट में लाए और अलग किए, तो अब यहां पे ये कितने का बचेगा, 50 का, ये भी कितने का बचेगा बेटा, 50 का। अगर मान लो एक थर्ड बॉडी है जिसके पास ऑलरेडी चार्जेस जो थे वो 80 थे, अब इसके साथ इसको कांटेक्ट कर दोगे तो ये 50 और 80 कितने हो गए भाई साहब, तो ये हो गया हमारा 130। अब 130 का आधा हो जाएगा, है ना, मतलब अब जो नया बचेगा ये 65 का बचेगा, और ये भी कितने का बचेगा, 65 का। तो आप कहना चाह रहे हैं ये 50 वाले में और ये जो 65 वाला है इनके बीच में नया फोर्स कितना होगा, तो भाई चार्जेस आपको गिवन है, सिंपल, ठीक। चल, तो इस तरीके से आपके ये सारे क्वेश्चंस बन जाने वाले हैं। मूविंग टू नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस की अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जब हमें ये बात पता चल गई बेटा कि हमारे पास में जो दो चार्जेस है वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, दैट इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ठीक है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, दो चार्जेस जब हमारे ऊपर फोर्सेस लगा रहे हैं उनके लिए हम एक काम कर लेते हैं कि हमारे पास में दोनों चार्जेस, ठीक है ना, जब फोर्स लगा रहे तो मैं कह रहा हूं एक चार्ज कितना ताकतवर है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब मैंने कहा कि भाई अगर मेरे पास में एक क्यू चार्ज है ना, अब ये जो फोर्स लगा रहा है, जैसे जैसे मैं डिस्टेंस बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे मेरे फोर्स की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। मतलब इसका समझ में आ रहा है कि भाई ये क्यू चार्ज अपने इस छोटे से रेडियस में जो फोर्स लगाएगा वो ज्यादा लगाएगा। अगर ये बड़े रेडियस में कहीं पहुंचते चले जाओगे, यहां पहुंच गए तो फोर्सेस चेंज हो जाएगा, अगर और बड़े रेडियस में यहां पहुंच गए तो आपके फोर्सेस क्या होगा, और कम होता जाएगा। तो मैंने ये कहा भाई एक अकेला चार्ज कितना ताकतवर है, मतलब हम लोग अब बात करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। तो इन्होंने कहा भाई सब कुछ मत करो, आपके पास में ये जो क्यू चार्ज है ना, ये आपके पास में कौन अवेलेबल है, तो मैंने कहा भैया ये मेरे पास में एक अवेलेबल है चार्ज, दैट इज क्यू। अब क्यू पॉजिटिव चार्ज अगर मेरे पास में अवेलेबल है तो मैंने कहा इसका एक फील्ड होगा जहां तक इसके फोर्सेस एक्सपीरियंस कर सकता हूं। तो मैंने कहा एक काम करो, इसके फील्ड में कहीं पर भी एक पॉइंट चार्ज, मतलब मान लो ये पी पॉइंट है, P1 कह लो, यहां से यहां तक के बीच के डिस्टेंस को R ले लो। तो मैंने कहा ये P1 पॉइंट पे जो Q पॉजिटिव चार्ज है वो फोर्स लगाएगा। कैसे लगाएगा भाई, तो मैंने कहा ये P1 पॉइंट पे एक है ना यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले लो। तो जितना यहां पर ये एक Q0 चार्ज जितना इसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। मतलब दिस इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। फोर्स एक्सपीरियंस मतलब ये KQ1 Q0 अपॉन में, Q ही लिख लो, KQ Q0 अपॉन में, है ना, R स्क्वायर होल अपॉन में Q0 से Q0 कैंसिल करोगे, E जो हो गई वो हो गई क्या बेटा, KQ अपॉन में R स्क्वायर। फिर से ध्यान से आपको समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस बढ़ाओगे तो क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आपने क्या करती चली, चार्जेस को, है ना, डिस्टेंस अगर आप बढ़ाते जाओगे तो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। चलो, तो ये इतनी सी बात में अगर आपको ध्यान में रहेगी, है ना, तो हम जरा इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे छोटे छोटे से और पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे से डिस्कशंस कर लेते हैं। आ जाओ, अच्छा यूनिट की अगर आप बात करोगे तो न्यूटन पर कूलम होगी, राइट, है ना, न्यूटन पर कूलम। आ जाओ देखो, तो यहां पर हमारे पास में दो तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप कंसीडर कर सकते हो। मैंने बोला डिस्टेंस बढ़ाओगे तो धीरे धीरे क्या होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है, ठीक है ना। तो अब जरा सुनना, मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
करने से पहले एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की बात हो जाए। एक्चुअली हमने पढ़ा चार्जेस जो होती है ना वो कैसी होती है भाई, तो अगर किसी मेटेलिक सरफेस को दोगे तो उसके सरफेस पे इक्वली स्प्रेड हो जाती है। तो मैंने कहा अगर वायर पे दूंगा तो उसके लेंथ पे स्प्रेड हो जाएगी, किसी वॉल्यूम में दूंगा तो पूरे उसके वॉल्यूम में भर जाएगी। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की बात करें तो इक्वल वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो तीन तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन हमारे लिए पॉसिबल हैं। एक हम लोग बात करते हैं बेटा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर मैंने चार्जेस को एक वायर पे दिया तो उस वायर पे चारों तरफ क्या होगा भाई, उसके लेंथ पर स्प्रेड हो जाएगी। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात होगी तो इसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, है ना। किससे बेटा, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं और ये कितना होता है, तो ये होगा dq अपॉन में dl, l इज लेंथ। इसी तरीके से हम बात करते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये होता है dq चार्ज ही उसके कंप्लीट सरफेस पे, तो ds या फिर समटाइम्स अगर आप इसको देखोगे तो सिग्मा इक्वल्स टू dq अपॉन में dA भी मिल जाएगा, तो घबराना नहीं है, राइट। एंड लास्ट ऑन अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को रो से डिनोट करते हैं, दिस इज dv अपॉन में सॉरी dq। चार्ज कितना, dq चार्ज किस पे भाई, तो dv पे, ठीक है। ये है हमारे पास में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो जो क्वेश्चन आपसे यहां से पूछा जाता है उनकी हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ना, कहां पर कितनी होगी। मतलब अगर मैंने कुछ चार्जेस को एक स्फेयर पे दे दिया तो क्या होने वाला है। जैसे मान लो मैंने एक स्फेयर को दे दिया चार्जेस और ये हॉलो स्फेयर है, तो मैं जैसे ही इसको चार्जेस दूंगा मैंने कहा कि भाई साहब इसके सरफेस पे चली जाएगी। तो सरफेस पे जब ये चार्जेस चले जाएंगे हॉलो में, तो क्या इनसाइड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, सरफेस पर कितनी होगी और इसके आउटसाइड कितनी होगी, इसकी बात कर लेते हैं। इसी तरीके से मैं कहता हूं कि अगर मान लो एक भरा हुआ है, कंप्लीटली भरा हुआ अगर एक स्फीयर है, इसको मैंने चार्जेस दिया तो क्या होगा, तो भाई इसके लिए भी हम कैलकुलेट करते हैं कि भाई इसमें इनसाइड कितना होगा, सरफेस पे कितना होगा और आउटसाइड कितना होगा। बहुत आसान सा काम है भैया। जब कभी भी आप इनसाइड की बात करोगे किसमें, स्फीयर में, ठीक है, कैसा, हॉलो स्फीयर में, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कितनी मिलेगी, 0। सरफेस पे अचानक से आपको एकदम कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी, कितना, तो ये KQ अपॉन में R स्क्वायर। R कौन बेटा, ये रेडियस R। तो मतलब आपको ऐसा अगर ध्यान से देखो तो यहां पर इनसाइड आपको कुछ नहीं मिला, इनसाइड आपको मिला 0, सरफेस पे अचानक से मिलेगा और आगे जाओगे तो डिक्रीज होती चली जाएगी, क्योंकि आपको पता है E जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है। लेकिन वही चीज जब कभी आप किसके अंदर में आ गए, अगर आप आ रहे हो एक सॉलिड स्फीयर के अंदर में, है ना, भरा हुआ स्फीयर, जब इसके चार्जेस की बात करोगे तो इनिशियली आपको चार्जेस सेंटर पे कितना मिलेगा, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर आपको कितना मिलने वाला है, 0 0 0 0, कुछ नहीं मिलेगा, आर की वैल्यू 0। तो यहां पे जैसे जैसे आप बढ़ना शुरू करोगे सरफेस तक, है ना, तो ये धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको बढ़ती हुई मिलेगी और ये आपकी वैल्यू हो गई बेटा भाई R, ये होगी आपकी रेडियस R। ये आपकी रेडियस यहां पर कितनी हो गई थी, R। तो रेडियस R पे जब पहुंचोगे तो ये मैक्सिमम हो गया, E इक्वल्स टू यहां पर आपको फिर से वही मिल जाएगा, क्या, KQ अपॉन में R स्क्वायर। एंड जब इसे आगे बढ़ोगे तो ये फिर से वही डिक्रीज होता हुआ मिलेगा जो पहले दिख रहा था, याद रख लेंगे, ये E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ऐसे ही ये डिक्रीज होता हुआ मिलेगा। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। तो ये दोनों ग्राफ्स आपको ध्यान में रह जाएंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब इनमें थोड़ी सी डिस्कशन हो जाए, चलो देखो जल्दी से, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, अगर मान लो एक ही पॉइंट चार्ज है तो आपको ये फील्ड कितना मिल रहा है, E इक्वल्स टू आपको जो मिल रहा है दैट इज KQ अपॉन में R स्क्वायर, दैट इज KQ अपॉन में R स्क्वायर। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके भी वेक्टर फॉर्म्स है बेटा, है ना, इसके भी वेक्टर फॉर्म्स है। मतलब अगर मान लो कि खूब सारे पॉइंट चार्जेस है, सपोज यहां पर Q चार्जेस आ गया तो ये भी सुपरपोजिशन फॉलो करता है। E वेक्टर इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर, है ना, अप टू En वेक्टर, जितने भी आपके नंबर ऑफ चार्जेस होंगे उनकी वजह से। सपोज यहां पर एक आपका Q1 चार्ज है, इसने इसके ऊपर लगाया भैया फोर्स, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया होगा, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया होगा, तो ऐसे आपके पास में खूब सारे चार्जेस हो सकते हैं, Q2 Q3 Q4, तो सबके लिए यही मिलने वाला है। और यहां पर अगर आप वेक्टर फॉर्म की बात करोगे तो कुछ नहीं करना बेटा, KQ अपॉन में R स्क्वायर इंटू R कैप। अगर और फर्दर लिखोगे तो E वेक्टर इक्वल्स टू
के क्यू अपॉन में आर वेक्टर अपॉन में ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर क्यूब मॉड्यूलस, ये आर क्यूब का मॉड्यूलस चलेगा। ये क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी सुपरपोजिशन को फॉलो करती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर फॉर्म है। मतलब ये है कि फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा है किसी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड में कोई चार्ज, इसके लिए ये बात करते हैं। ठीक है, चलो अब थोड़ी सी डिस्कशन हो जाए, आ जाओ। ठीक है, थोड़ी सी डिस्कशन हो जाए इसके लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज इन वेक्टर नोटेशन, तो वेक्टर नोटेशन में हम लोगों ने क्या बात कर ली, ये E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर का वेक्टर। अच्छा, अब हम बात करते हैं ग्राफिकली वेरिएशन ऑफ E ऑन एक्स एक्सिस ड्यू टू अ पॉइंट। एक्स एक्सिस की वजह से अगर कोई पॉइंट चार्ज है ना, तो आपको कैसा मिलने वाला है वेरिएशंस, थोड़ा सा इसको ध्यान में देख लेना। इस फॉर्मूले को याद रखोगे तो ये आपको बन जाएगा, इस पे आपको डायरेक्ट ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन मिल सकते हैं। चलो फर्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा, किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो जरा देखिए, जब आप एक्स एक्सिस पे आगे की तरफ बढ़ोगे, है ना, यहां पे, यहां की बात करें तो यहां पर एक्स कहां पहुंच गए, इनफाइनाइट पे पहुंच गए, मतलब बहुत दूर चले गए। चार्ज से बहुत दूर चले जाओगे तो फोर्स धीरे 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 क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो जाएगी, जीरो। कहां पे, इनफाइनाइट पे। मतलब कोई एक पॉइंट चार्ज है क्यू, इससे दूर बढ़ते चले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। अच्छा, इसका उल्टा सोचो, अगर एक्स जीरो हो जाए, मतलब डिस्टेंस जीरो हो जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी हो जाएगी, इनफाइनाइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनफाइनाइट, तो ये दिख रहा है आपको, ये ग्रेजुअली ऐसे डिक्रीज होता हुआ। ये कब की बात करें बेटा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, जीरो से बड़ी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो से छोटी है तब की बात। मतलब अगर एक्स की वैल्यू जो है माइनस इंफिनिटी रखोगे तो ई जीरो, एंड एक्स की वैल्यू अगर जीरो रखोगे तो ये माइनस इंफिनिटी पे चली जाएगी। यानी ये आपको जो मिलने वाला है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको ग्राफ मिल जाएगा। बनेगा ग्राफ तो वही कैसा, पैराबोलिक डिक्रीजिंग। ठीक है, अगर यही नेगेटिव चार्ज होगा तो सेम ग्राफ को आप किस में रख लो बेटा, ये चली जाएगी आपकी सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये देखो, ई लेस देन जीरो के लिए फॉर्मूले में वही देखो, समझो एक्स को आपने क्या कर दिया, यहां पर एक्स को उठा करके अगर आपने, है ना, मतलब एक्स मतलब वही डिस्टेंस की बात हो रही, अगर आपको इसको जीरो कर दोगे तो ये इनफाइनाइट पहुंच जाएगा, और इसको अगर इनफाइनाइट रख दोगे तो ये कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये आपको ग्राफ मिल जाती है किसमें, है ना, जब कभी भी आपके पॉइंट चार्जेस की वजह से डायरेक्शंस देखते हैं एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव के लिए एंड नेगेटिव के। ठीक है, चलो अब ग्रुप ऑफ चार्जेस के लिए हम लोगों ने बात कर ली कि इंटेंसिटी ग्रुप ऑफ चार्जेस के लिए क्या मिलेगा बेटा, सुपरपोजिशन फॉलो करेगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन, ऐसा मिलता चला जाएगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, कि भाई ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस जो मैंने अभी बात करी आपको, कि अगर एक वायर है उसको चार्जेस दोगे तो उसके सरफेस पे बढ़ जाएगा, लेंथ वाइज बढ़ जाएगी उसकी, किसी शीट को दोगे तो उसके सरफेस में बढ़ जाएगी। ठीक है, तो किसकी वजह से कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें एक डायरेक्ट क्वेश्चन, ये 2021 में भी ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है। क्या होता है, फील्ड ड्यू टू अ रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें किसकी वजह से बेटा, एक रिंग की वजह से। ये क्या है हमारे पास में, एक रिंग है। अब इस रिंग की वजह से अगर आप बात करते हो, थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सी, मेरे पास में एक रिंग है, अब मैंने इसको क्या किया, क्यू चार्जेस दिया, तो इसके ऊपर पूरी तरीके से ये क्यू चार्जेस क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके सेंटर पे तो मैंने जीरो कह दिया था, लेकिन अब मैं कह रहा हूं इसके एक्सिस पे यहां कहीं बढ़ गया। तो अगर एक छोटी सी डिस्टेंस यहां पर लेट कर लो, एक छोटी सी इतनी सी डिस्टेंस में मैंने कहा कि भाई साहब डी क्यू चार्जेस है, तो ये यहां पे जाकर के क्या कर रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा। वैसे ही अगर मैंने यहां पे भी कहा कि भाई साहब ये जो डी क्यू चार्जेस यहां पे लिया ना, एग्जैक्टली इसके अपोजिट भी तो एक कोई पॉइंट होगा, यहां पर भी वही डी क्यू चार्जेस, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो ये भी इसके ऊपर इधर जाकर के फोर्स लगा रहा होगा। अब दोनों ही जब यहां पर जाकर के फोर्सेस लगा रहे होंगे तो यहां क्या मिलने वाला है, इस पी पॉइंट पे आपको कैलकुलेट करनी होती है कि यहां बताओ भैया कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी देखने को मिलने वाली है। ठीक है, क्या बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको यहां पर कितनी देखने को मिलने वाली है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब आप किसी रिंग की वजह से इसके एक्सिस पर जाकर के देखोगे, है ना, तो ये आपको, ठीक है, के क्यू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू द पावर 3 अपॉन में 2 मिलता है। कहां पे, ये यहां जाकर। ठीक है, यहां पर कौन कौन क्या है बेटा, तो देखो ये जो आपकी डिस्टेंस है ये है आपकी रेडियस ए, है ना, और ये जो है ये है आपका एक्स, ये आपका एक्स, ए जो है वो रेडियस है उस रिंग की। ठीक है, ये कहां पे मिल गया, पी पॉइंट पे। लेकिन अब अगर वही ई ओ पे निकालोगे, यानी सेंटर पे निकालोगे, तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, जीरो। ठीक है, ओ पे कितनी मिलेगी, जीरो।
ठीक, चलो, तो ये आपको किसकी वजह से मिला? रिंग की वजह से। लेकिन एक मजेदार कहानी सुनो, हमने ये देखा कि भाई जब रिंग की बात करेंगे, है ना, तो शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 है, धीरे 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 क्या होती है बेटा? बढ़ती है, और बढ़ने के बाद में जब बहुत दूर चले जाओगे तो ये डिक्रीज होगी, तो ये घटना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसको वापस से 0 होना है। मतलब सेंटर पे 0 से शुरू होकर के धीरे 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 बढ़ना है, ऐसा मान सकते हो। 0 से शुरू होकर के धीरे 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 बढ़ना है और फिर से वापस से 0 हो जाना है, ठीक है। तो जब धीरे धीरे बढ़ेगी तो मैक्सिमम वैल्यू कहां मिलेगी? तो वो मिलेगी R/√2 पे। कहां मिलेगी बेटा? R/√2 पे। हमेशा ये जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, जो पीक मिलेगा, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ रिंग मिलेगी मैक्सिमम, दैट इज R/√2। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, आपको डायरेक्ट आया हुआ है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। पहले क्या होगी? इंक्रीज होगी, फिर जाकर के डिक्रीज होना शुरू होगी। तो 0 से शुरू है, 0 से खत्म, है ना, जहां से शुरू वहीं पे खत्म। तो भैया पीक वैल्यू जो मिलेगी वो R/√2 पे मिलने वाली है, ठीक है। अब आ जाओ जरा हम कुछ रिजल्ट की बात कर लेते हैं कि कहां रखोगे अगर किसी चार्ज वायर की वजह से, रिंग की वजह से, शीट की वजह से कितना होता है। इनको पहले से ही अगर हम याद रख लें तो हमें, है ना, एग्जाम में आसानी होगी। और बहुत ईजी है बेटा, इसमें कुछ करना नहीं है। देखो समझो, जैसे आप बात करते हो एक रिंग, एक कंडक्टर की। ये कैसा कंडक्टर? एक वायर है, एक वायर है ना, कैसी बेटा? फाइनाइट लेंथ की एक वायर है, ये फाइनाइट लेंथ की। तो मैंने आपको यहां पर सिखाया हुआ है, जिन्होंने भी गदर सीरीज में मेरे साथ कंप्लीट किया, कि भाई साहब आपको कुछ नहीं करना होता, आपको जिस पॉइंट पे निकालना, ओ पे निकालना, ओ पे खड़े होकर के इस वायर का टॉप देखो और इस वायर का बॉटम देखो। टॉप और बॉटम को θ1 और θ2 नाम देते हैं। टॉप को θ2 दे दिया, बॉटम को क्या नाम दे देंगे हम यहां पर? θ1, ठीक है। क्या दे देते हैं? θ1 और θ2। तो अगर इसको आप लिखना चाहते हो एक वायर की, इस वायर की वजह से, तो ई एक्स एक्सिस में बात कर रहे हो तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा लैम्डा अपॉन में 4πε0 r sin θ1 प्लस sin θ2, sin θ1 प्लस sin θ2। लेकिन अगर यही वाई एक्सिस में, इसी वायर के लाइन में जाकर के देखोगे, वाई एक्सिस में जाकर के देखोगे, तो कुछ नहीं, लैम्डा अपॉन में 4πε0 को ऐसे ही छोड़ो, आर यहीं पर मिलेगा। यहां पर आपको जो बनेगा वो cos θ1 माइनस cos θ2, ठीक है, cos θ1 माइनस cos θ2। इसी तरीके से बेटा किसके लिए आती है अगली कहानी, कि अगर आपके पास में एक वायर है सेमी इनफाइनाइट, ठीक है। ये किसके लिए बात कर रहा हूं मैं? यहां पे ये जो बात हो रही है, ये हो रही है फिक्स्ड लेंथ। ये किसके लिए बात करें हम? सेमी इनफाइनाइट वायर। अब एक बात सुनना, सेमी इनफाइनाइट, देखो याद एक ही रखना, ये पहला वाला इसका फॉर्मूला, बस, बाकी कुछ नहीं याद रखना। सेमी इनफाइनाइट वायर में मतलब यहां पे आप जब खड़े हो तो यहां से जब आप ऊपर देखोगे तो भाई ये इनफाइनाइट पे जाके मिलेगा। मतलब ये कहां जाकर के मिलेगा? इनफाइनाइट पे। यानी यहां से अगर मैं θ2 की बात करूं, θ2 की बात करूं तो ये कितना है? 90। और θ1 की बात करूं तो भाई ये तो यहीं पे खत्म हो रहा है, यानी θ1 जो है वो 0, θ1 जो है वो कितनी हो जाएगी? 0। समझ गए? तो साइन 90 कितना होता है? साइन 90 हो जाएगा 1। अब इसी फॉर्मूले में रखो भाई, ये EX वाले फॉर्मूले में आप रख करके देख लो, EX वाले फॉर्मूले में आप यहां पर रख करके देख लो, आपको लैम्डा अपॉन में 4πε0 R मिलने वाला है। बाकी ये देखो, साइन θ1 की वैल्यू हो गई 0, साइन 0 हो जाएगा, और साइन 90 कैसा हो जाएगा बेटा? 1। तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ मिलने वाला थोड़ी है, तो सिंपली रख दिया। EY की अगर इसी तरीके से बात करोगे तो ये चला जाएगा कॉस में, ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन में 4πε0 r। यहां पे cos θ1 माइनस cos θ2 है बेटा। cos θ1 की अगर आप बात करोगे तो ये cos θ1 कितना है? θ1 जो होगा ये 0, cos θ1 0 मतलब cos 0 1 हो जाएगा, और माइनस cos θ2 cos 90 0। आ गई होगी बात समझ में? इसी फॉर्मूले से सब कुछ चल रहे हैं। फिर से मैं इधर साफ सुथरे तरीके से लिख दे रहा हूं, EX इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन में 4πε0 टाइम्स ऑफ R साइन θ1 प्लस साइन θ2। सारी कहानी इसी से चल रही है। इसी तरीके से EY की अगर आप बात करते हो तो लैम्डा अपॉन में 4πε0 R, यहां पर पलट देना बेटा cos θ2 माइनस cos θ1। और θ1 θ2 किसको लेना है? नीचे देखेंगे θ1, ऊपर देखेंगे θ2। जहां भी बोलेगा वहीं से बस आपको खड़े होकर के देखना है, दैट्स ऑल। आ गई मेरी बात समझ में? अब इसी तरीके से मान लो आपके पास में एक रिंग है, ठीक है ना, एक रिंग है, कैसा? क्वार्टर। ये दिख रहा है ना, क्वार्टर रिंग। और ये कैसा है बेटा? सेमी सर्कुलर।
कैसा रिंग है ये? सेमी सर्कुलर। ठीक है, तो रिंग्स देखने के केस में भी आपको यही काम करना है। फॉर्मूला आपके पास में सेम टू सेम चल करके आने वाला है। ठीक है ना, क्या मिल जाएगा ये? तो यहां पे सेमी सर्कुलर में अगर आप बात करोगे तो EX होता है लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ R, एंड क्वार्टर रिंग में अगर आप बात करते हो तो ये हो जाएगा आपका EX की वैल्यू लैम्डा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ R, और EY की अगर आप बात करोगे तो यहां पे लैम्डा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ R। ठीक है, किसमें? क्वार्टर रिंग में। ठीक है, किसमें? क्वार्टर रिंग में। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है इसकी बात करते हैं, और EY इसकी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 0। बेटा एक बात समझो, थोड़ा सा यहां पे खड़े होकर के जरा देखो, यहां पर खड़े, यहां से ऊपर और नीचे ध्यान से देखना है। यहां से क्या करना है बेटा? ऊपर और नीचे ध्यान से देखना है। तो यहां से जब आप ऊपर देखोगे तो ये कितना हो गया? 90, और यहां से नीचे देखोगे तो ये भी कितना हो गया? 90। फॉर्मूला आपके पास में सेम है बेटा, कौन सा? EX इक्वल्स टू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। देखो ना, EX इज इक्वल्स टू 4 पाई, सॉरी, लैम्डा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, साइन थीटा 1 R लिख लो, साइन थीटा 1 बोलो तो साइन 90 प्लस साइन 90। अब साइन 90 प्लस साइन 90 कैसा हो जाएगा बेटा? 2। तो 2 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा ना। EX इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये साइन 90 कितना हो गया? 2, उड़ा दो, तो ये कितना बचा? EX इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, चलो। और इसी तरीके से जब आप बात करोगे यहां पर, है ना, किसके लिए बेटा? कॉस में जाकर के, तो कॉस 0 हो जाएगा ना। अब नहीं कर रहा, यहां पे रख दो कॉस थीटा 2 के जगह पे आप रख दो कितना? यहां पे रख दो, यहां पे 90 रखोगे तो 0 हो जाएगा। तो EY कितना मिल गया? 0। क्वार्टर वाले में बात करें, क्वार्टर की अगर देखो, यही तो बड़ी कमाल की चीज है बेटा। ये क्वार्टर इज जस्ट लाइक अ सेमी इनफाइनाइट वायर। क्वार्टर जो दिख रही है वो सेमी इनफाइनाइट। रीजन, यहां पे आप खड़े हो, यहां से आपको ऊपर देखना है, मतलब ये वाला जो एंगल आपको मिला थीटा 2, ये तो आपको मिल गया 90 डिग्री, लेकिन ये आपको थीटा 1 जो मिला वो कितना मिला? 0। आगे बात समझ में? ठीक है, आई होप कि देखो मैंने बोला ना, याद नहीं करने, सिर्फ पहला वाला याद रखना है और इसके बाद बाकी उसी से बनते चले जा रहे। अच्छा, ये इनफाइनाइट वायर हो, सुनना, इनफाइनाइट वायर हो या फिर सेमी सर्कल हो, बात बराबर होगी या नहीं होगी? देखो, सेमी सर्कल में मैंने बोला था यहां खड़े होकर के आपको क्या देखना है? तो आपको ऊपर देखना है इधर, और यहां पे नीचे देखना है इधर। तो ये दोनों ही आपको 90 मिले थे। यहां पे जरा खड़े होकर के देखो, ये P पॉइंट पे इधर इनफाइनाइट है, इधर और इधर देखोगे यहां पर फिर से वही 90। तो मतलब जो रूल अभी आपने किसके लिए किया था? सेमी सर्कल के लिए किया था, वही मिलने वाला है आपको इनफाइनाइटली वायर के अंदर भी। मतलब E इक्वल्स टू, ये इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर है बेटा। इनफाइनाइट वायर में भी आपको कितना मिल जाएगा? तो आपको सेम मिलने वाला है, EX इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अच्छा, इसको अगर इस तरीके से नहीं याद रखना तो भैया EX इक्वल्स टू ऐसा रख सकते हो, E अपॉन में 2 मिलता है। ठीक है ना, जो E हम लोग एक स्ट्रेट वायर के लिए निकाल लेते हैं उसका अपॉन 2 हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रख लेना बस इतनी सी बात का। ठीक, सॉरी, डबल हो जाता है ना, 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तब तो 4 कटेगा। हाँ ठीक है, चलो। अब EY की बात करोगे तो यहां पर ये भी फिर से कितना मिलने वाला? 0। अब थोड़ी सी बात हो जाए बेटा चार्ज रिंग। ये क्या है? चार्ज रिंग। चार्ज रिंग पे अगर आप बात करते हो तो हम लोगों ने अभी जस्ट इसके लिए एक्सक्लूसिवली भी कवर किया, KQX अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 3/2। कहां पे बेटा? ये एक्सिस पर, एक्सिस पे। और EY की बात करोगे तो 0। अगर इसी तरीके से डिस्क हो, रिंग ना होकर के क्या हो? डिस्क हो, तो डिस्क में ये क्या है? डिस्क, चार्ज डिस्क। चार्ज अगर डिस्क होगा तो डिस्क के केस में आपको, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, आई थिंक आपको यहां से दिखेगा या ना दिखे। ठीक है, तो डिस्क के केस में EX इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यों? क्योंकि डिस्क में क्या होता है बेटा? डिस्क में क्या होगा आपको? तो डिस्क में ध्यान में रखना कि यहां पर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, यह आपको मिल जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, एक्स और आर कौन है? ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक की जो होती है दिस इज एक्स, और ये जो रेडियस है दैट्स इट आर। ठीक है, कैपिटल आर जो बड़ी वाली रेडियस है। EY यहां पे भी 0 मिलेगा। आई एम सॉरी, चलो अगर एक सीट की बात करोगे तो ये मिलेगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और EY मिल जाएगा 0। अच्छा, इन दोनों के लिए ना गॉस थ्योरम आएगा तो और ये क्लियर हो जाएगा। ये जो है ना, ये गॉस थ्योरम में आकर के और बातें क्लियर होती है, क्योंकि गॉस थ्योरम में इसी के लिए डिस्कशन किया था कि भाई साहब ये इतना सारा लफड़ा नहीं पालने का कि कहां पर होगा क्या होगा। गॉस ने कहा कि भाई साहब जो भी चार्ज है ना उसको इनक्लोज कर दो किसी सिमेट्रिकल सिस्टम से, और उससे बाहर निकलने वाला फ्लक्स जो होगा वो भाई साहब कितना हो जाएगा? तो वो हमेशा ही होगा, है ना,
1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द वेसल। खत्म। इतने में आप वहां पर जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हो। तो ये उनका बढ़िया वाला तरीका रहा। तो चलो इसकी और बात करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, लेकिन आपको ये बात समझ में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में बहुत सारे वेरिएशंस हैं जिन पे आपको क्वेश्चन लगातार 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 पूछते रहते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी बात हो जाए क्वेश्चन के पैटर्न पे। क्वेश्चन के पैटर्न पे चलो, तो क्वेश्चन के पैटर्न में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। अब देखो, दो वायर आपको यहां पर दे दिए जाएंगे और उनके बीच में बात हो सकती है, उनके साइड में बात हो सकती है। देखो ये दो वायर्स आपके पास में गिवन है, इनके ऊपर है ना सिमेट्रिकल चार्जेस, इसके ऊपर भी पॉजिटिव ले लो, इसके ऊपर भी जो है वो पॉजिटिव चार्ज ही है, मतलब पॉजिटिव चार्जेस। यहां बीच में एक पॉइंट है P, ये यहां से डिस्टेंस है R, यहां से भी डिस्टेंस है R। अब इस P पॉइंट पे बात करो, ये पहला केस। दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि आपके पास में यहां पर एक पॉइंट है P, ठीक है, ये 1 ले लो, चलो 2 कह देता हूं उसको। यहां से जो डिस्टेंस है ये भी R है, लेकिन यहां से अब ये जो पूरा डिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा ये 2R है। अभी इस पे बात कर लो। उसी तरीके से आप यहां पे खड़े होकर के बात कर लो तीसरे पॉइंट पे, यहां से जो डिस्टेंस मिलेगा दिस इज R, और यहां से जो डिस्टेंस मिलेगा ये हो गई आपके पास में कितनी 2R। तो अब इसके लिए बात कर लो, इनके कैलकुलेशंस आपको निकालने के लिए मिलेंगे। ठीक है, आपको इसके लिए कैलकुलेशंस निकालने को मिलेंगे। ठीक, तो देखो फर्स्ट वायर की वजह से अगर आप बात करोगे, जैसे एक केस बनाता हूं, एक केस तो इसमें से मैं सॉल्व करा दूं। ये देखो, ये दोनों पे इक्वल चार्जेस अवेलेबल है ना, इस पे जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उतना ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसके ऊपर भी है। यहां कहीं पे आपके पास में एक P पॉइंट है, इन दोनों से आपने कह दिया कि भाई साहब ये R डिस्टेंस पे है, तो यहां पर ठीक है, दोनों की वजह से अगर आप कहते हो है ना लॉन्ग वायर की वजह से, तो कितना मिलेगा भाई, फर्स्ट वायर की वजह से, इस फर्स्ट वायर की वजह से 2K लैम्डा अपॉन में R, और इसकी वजह से भी कितना 2K लैम्डा अपॉन में R। ठीक है, ये इसको इधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, ये इसको इधर की तरफ, मतलब नेट फोर्स कितना हो जाएगा 0। अब देखो ना कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको जो क्वेश्चन खूब सारे भर भर के देखने को मिलेगा, जैसे मैंने अभी कराया उस तरीके से ना मिलते हुए ऐसे मिलेंगे। एक रिंग है, इसकी वजह से यहां कहीं पर एक पॉइंट है P, यहां निकालो भैया। तो यहां पर निकालने के लिए क्या करोगे, इसको ज्वाइन कर लो, इसको भी उठा करके ज्वाइन कर लो, है ना, इसको भी उठा करके ज्वाइन कर लो। यहां से आपको दोनों एंगल्स देखने, ये पूरा एंगल आपको थीटा दिया होगा या अल्फा दिया है, मान लो ये पूरा अल्फा दिया है, तो मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को तो θ1 θ2 चाहिए था ना, तो इसको α/2 कह लो और इसको भी क्या कह लो, α/2 कर लो। मेरे को θ1, भाई मैं क्या कहता हूं, मैं यहां खड़े होकर एक बार इधर देखूंगा एक बार इधर देखूंगा, है ना, इसके ऊपर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर ऐसे आर्क गिवन हो, ये क्या हो गया बेटा, आर्क अगर आपके पास में गिवन हो तो इसमें हमेशा ध्यान रखना यूनिफॉर्मली चार्ज है और ये आर्क गिवन है, तो ये हो जाएगा E इक्वल्स टू 2K लैम्डा अपॉन में R साइन λ/2। ठीक है, ये डायरेक्ट रिलेशंस बता रहा हूं बेटा, ये λ/2 मतलब एक एंगल ले लो जब दोनों पे बराबर हो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन 23 में आया, बीच का एंगल 60 डिग्री दिया हुआ था, ये बीच का एंगल जो है ना वो 60 डिग्री गिवन था, तो दोनों के लिए 30 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोगों ने किसके लिए बात कर ली, सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल में अगर हम लोग उठ करके गए थे तो यही चीज कितनी मिल गई थी बेटा, यहां से यहां तक में अगर ये सेमी सर्कुलर अगर आपने बात करी थी, है ना, तो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी मिल गई थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर 180/2 मतलब 2K लैम्डा अपॉन में। इसी तरीके से इनफाइनाइट वायर भी इतना ही होगा, इनफाइनाइट वायर की वजह से बोलोगे तो वो भी इतना ही होने वाला है, 2K लैम्डा अपॉन में R। चलेगा, ठीक है, चलो जी खत्म कर दें। इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर आप बात करते हो तो थोड़ी सी उसकी भी चर्चा हो जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो क्या होती है, इनसे जो फोर्सेस निकलती हैं, है ना, उनकी लाइंस की बात करते हैं। ये हमेशा ओपन लूप होती है, मतलब ये Q पॉजिटिव होगा और यहां पर क्या होगा, Q नेगेटिव। पॉजिटिव से फील्ड लाइंस नेगेटिव की तरफ ऐसे कर्व बनाती हुई जाती हैं, इसको कहते हैं भैया ओपन फील्ड्स। ये क्रॉस नहीं करेगी एक दूसरे को कभी भी, ठीक है, और ओपन लूप होगी, मतलब ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा सकते हो, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं आ सकते, जस्ट लाइक अ मैग्नेट, राइट, है ना। तो यहां पे पॉजिटिव से फील्ड लाइंस को बाहर निकलना कंसीडर कर लेते हैं और नेगेटिव पे टर्मिनेट होना कंसीडर कर लेते हैं। तो एक बात ध्यान रखना, किसी भी जगह पे अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, किसी भी जगह पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को बताता है, और जो डेंसिटी ऑफ टेंजेंट्स होंगी या फिर कह सकते हो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो बताती है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। मतलब अगर ज्यादा डेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी। ठीक है, जैसे समझो एक इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है,
यहां पे आपके पास में 3 रिंग्स अवेलेबल है, एक रिंग ये अवेलेबल है, एक रिंग यहां अवेलेबल है और एक रिंग यहां पे अवेलेबल है। दिस इज EA, दिस इज EB, दिस इज EC। इनमें रिलेशंस बताना है तो आपको देख रहा है यहां पे डेंसिटी ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी A पर ज्यादा होगी, B पर, C पर उसके बाद, है ना, और B पे सबसे आखिरी में, क्योंकि वहां पर डेंसिटी कम है इलेक्ट्रिक फील्ड्स की। बात हो गई खत्म। चलो आओ जरा क्वेश्चन देखते हैं। मैंने जो आपको बोला कि भाई यहां पर जो चार्जेस वो ट्रायंगल के कॉर्नर्स पर रख दिया जाएगा, रेक्टेंगल के कॉर्नर्स पर रख करके भी पूछा जा सकता है। देखो ये वाला रेक्टेंगल के कॉर्नर्स पर रखे गए हैं और आपको एक जगह पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा जाएगा, कहां पर, डी पे। तो इसकी वजह से और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगा, मतलब यहां पर E/√2 मिल जाएगा, और इनकी वजह से आप और निकालोगे तो बी वाले को और ऐड कर दोगे, ठीक है ना। मतलब ये दोनों सेम हुए तो फोर्सेस क्या हो जाएंगे भाई, 90 डिग्री पर, ठीक। चलो, a point charge 10 microcoulomb is placed at the origin at which location x should be point charge 40 coulomb be placed so that the net electric field is 0 x 2 cm। अब भाई साहब ये देखो ये क्वेश्चन वही वाला आया, मैंने बोला था दोनों के बीच की डिस्टेंसेस रख लो, ठीक है, ठीक है भाई। एक ओरिजिन पे रखा है और एक यहां रखा है, एक जो रखा हुआ है ना वो रखा है x = 2 पे, है ना, 40 कूलम। कहां पे रखोगे चार्ज, क्यों न्यूट्रल हो जाए, जो न्यूट्रल वाला d1/d2 = √Q1/Q2, बस इसी से बनेगा ये। चलो आते हैं नेक्स्ट बात करते हैं। जब हमें यह बात पता चल गई कि जो चार्ज है वो कैसा है भाई, सिंगल हो नहीं सकता, तो कैसा होगा भाई, जब भी होगा ये पेयर के फॉर्म में होगा, तो इसलिए हम कहते हैं कि डायपोल, जो पेयर ऑफ चार्जेस होते हैं उनको हम कहते हैं डायपोल। डायपोल का उतना बड़ा मतलब हमारे लिए है नहीं जितना डायपोल मोमेंट का है। डायपोल मोमेंट हमारे लिए यहां पर ध्यान में रखेंगे P × 2A, मतलब दो चार्जेस, एक Q पॉजिटिव, सेम मैग्नीट्यूड की दो चार्जेस बट अपोजिट पोलैरिटी की, अगर ये 2A डिस्टेंस पर रख करके बनाई जाए या 2L कह लेते हैं, तो इनको कहते हैं हम लोग क्या, डायपोल। इसमें मेन खेल किसकी है बेटा, डायपोल मोमेंट की। डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल मोमेंट होता है P = 2QL। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक ऐसी क्वांटिटी है बेटा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। चलो, इस डायरेक्शन इज अलोंग द डायपोल एक्सिस नेगेटिव टू पॉजिटिव, हमेशा किधर किधर, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है इसकी डायरेक्शन, ध्यान रखना। डायपोल मोमेंट की हमेशा डायरेक्शन किधर होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ऊपर, ठीक है। चलो भैया, तो इसका क्या करें भाई, तो मैंने कहा काम सुनो ना, अभी तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की, अब एक काम करो, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट चार्ज, एक डायपोल को रख दो, जैसे आपको यहां पर डायग्राम में दिख रहा है। ये ऑलरेडी एक कैसा था बेटा, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब समझ गए, पैरेलल लाइंस बनी होंगी, दैट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे वो ऐसी बनी हो, है ना, ये भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कहा कि भाई साहब एक डायपोल रख दो, हमने कहा ये रख दो, तो आपने कहा सर जी जैसे ही आप इसके अंदर डायपोल रखोगे, इसके ऊपर इधर क्या, सपोज अगर ये Q पॉजिटिव है, ये Q नेगेटिव है, तो इसके ऊपर दोनों तरफ ये फोर्स लगने लगेगा, मतलब यहां पर क्या एक्ट करने लग जाएगी, टॉर्क। तो टॉर्क जो होता है वो होता है बेटा जी एक वेक्टर क्वांटिटी है, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर होता है, या फिर यूं कह सकते हो टॉर्क जो होता है वो होता है PE sin थीटा। ये घूमने की कोशिश करेगा ना तो यहां पर टॉर्क लगेगा ना भाई, ठीक है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक डायपोल रखोगे तो इसके ऊपर टॉर्क एक्ट करती है, दैट इज PE sin थीटा, ठीक है, ठीक है। थीटा कौन है बेटा, इन दोनों के बीच का एंगल ना, ये डायपोल जो रखी है, डायपोल मोमेंट बेसिकली, यहां पे डायपोल मोमेंट किधर हो जाएगी, मैं अपने वाले डायग्राम में छेड़छाड़ कर लेता हूं, इधर देख लो, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, डायपोल मोमेंट किधर होगी, तो डायपोल मोमेंट आप कहोगे सर जी P वेक्टर इधर होगा, तो डायपोल मोमेंट और E के बीच में डायरेक्शन, डायपोल मोमेंट तो इसी के डायरेक्शन में होगा ना, तो डायपोल मोमेंट ये हो गया P वेक्टर और ये हो गया आपका E वेक्टर, इनके बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा। क्लियर है बात, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आपको खूब सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, लेकिन बड़े ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट होते हैं। देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ डायपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन, है ना, वेरिंग विद द डिस्टेंस, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल E, इलेक्ट्रिक फील्ड आर इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। अब देखो दो तरीके के इसमें क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, उनकी हम बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डायपोल। अब देखो एक डायपोल है मेरे पास, है ना, दिस इज Q नेगेटिव, दिस इज Q पॉजिटिव। तो अब इस डायपोल की वजह से दो कंडीशंस बन सकती है, या तो इसी के एक्सिस में इधर कहीं P पॉइंट पे आप खड़े हो,
तो यहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, मतलब यहां पर आप यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखोगे, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलती है बेटा वो मिलती है KQ अपॉन में, चलो ऐसा काम कर लेते हैं, एक काम करते हैं 2kp अपॉन में RQ। P कौन है बेटा, P कौन है, ये है डायपोल मोमेंट, मतलब डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन आपको पता है इसी की डायरेक्शन होगी, ये हो गई आपकी एक्सियल, ये हो गई किधर, जब आप एक्सिस पे होगे तब, एक्सियल पोजीशन में होगा तब। इसी तरीके से आपके पास में दूसरा मिलेगा, वो मिलेगा इक्वेटोरियल पोजीशन। मतलब आपने कहा कि भाई साहब मेरा जो चार्ज है ना, जो टेस्ट चार्ज है, वो इन दोनों की वजह से एक ऐसे न्यूट्रल पॉइंट पे है जहां से इन दोनों की जो डिस्टेंसेस है, इसकी डिस्टेंस सपोज मान लो कुछ भी ले लो, चलो R, तो ये इसकी भी डिस्टेंस जो है वो भी कितनी हो गई R, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस में है ना, यहां पे देख लो, ये ले लो, ये R डिस्टेंस है ना इन दोनों के लिए, ये P पॉइंट, तो यहां पर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा KP अपॉन में R क्यूब, क्योंकि अगर इसको भी मैंने क्यू पॉजिटिव ले लिया, इसको भी मैंने क्यू पॉजिटिव ले लिया, तो सॉरी डायपोल है तो इसको क्यू नेगेटिव लूंगा, यहां पर डायपोल जो मिलेगा इसकी वजह से P पोजीशन पे तो हमेशा आप लेते हो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो ये क्यू पॉजिटिव वाला इसको इसके डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, जिसके दो कंपोनेंट्स ब्रेक हो जाएंगे, है ना, EQ पॉजिटिव के लिए। अच्छा, EQ नेगेटिव इधर के डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इसके भी दो कंपोनेंट्स ब्रेक हो जाएंगे, एक इधर और एक इधर, तो दोनों का जो कॉस वाला कंपोनेंट सिर्फ वही ऐड होता है। तो एक बात समझना, E एक्सियल इज इक्वल्स टू, E जो है एक्सियल जो है वो ट्वाइस ऑफ E इक्वेटोरियल होता है। E एक्सियल इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ E इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पोजीशन में जो है उसका जस्ट डबल होता है, क्योंकि यहां पर KP अपन में R क्यूब होता है और वो डायरेक्टली कितना होता है बेटा 2kP अपन में R। P कौन है बेटा, तो P है यहां पर डायपोल मोमेंट, P जो है वो है डायपोल मोमेंट। डायपोल में जो भी कैलकुलेशंस आपको बनेंगे वो किसके लिए बनेंगे, डायपोल मोमेंट के लिए, ठीक है। मोमेंट आपको समझ में आता है ना, मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस का प्रोडक्ट निकाल ली जाती है, ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी आई होप की नहीं होगी, ठीक है। तो अब ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए, इक्वेटोरियल पोजीशन पे और कहां पे आपको पूछा जा रहा है, एक एक्सियल पोजीशन पे, डायरेक्ट ये क्वेश्चंस बन जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात। अब भाई साहब आते हैं हम जरा फ्लक्स के ऊपर। हमने कहा जब ये चार्जेस किसी सरफेस के अंदर रखे जाए तो फ्लक्स नाम की एक चीज मिलेगी, क्या भाई क्या होती है जरा सुनो, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप ऐसा समझो, जो फील्ड लाइन की अभी तक बात हो रही थी ना, इनके बात करते हैं नंबर ऑफ फील्ड लाइन की, किसकी बात कर लेते हैं बेटा, नंबर ऑफ फील्ड लाइन। तो क्या सारी फील्ड लाइंस कैलकुलेट कर दो, तो मैंने कहा नहीं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मैंने कहा एक काम करो यार, सुनो, एक चार्ज को जरा सुनो, एक चार्ज को रख दो एक स्फीयर के अंदर, तो आपने कहा इनसाइड तो कुछ नहीं होगा, मैंने कहा ठीक है। चार्ज को जब मैंने यहां पे रखा तो मैंने कहा कि भाई साहब यहां से जो फील्ड लाइंस है वो ऐसी निकलनी शुरू हो जाएगी, ये क्यू पॉजिटिव है, तो सारी फील्ड लाइंस कैसी निकलेगी, ऐसी आउटवर्ड निकलना शुरू हो जाएगी, आउटवर्ड निकलना शुरू हो जाएगी, आउटवर्ड निकलना शुरू हो जाएगी। मैंने कहा भाई तो एक काम करो, ये क्या पूरी फील्ड लाइंस कितनी निकलेगी, भाई जितनी निकलेगी उसके अकॉर्डिंगली तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। मैंने बोला ना इलेक्ट्रिक फील्ड्स के ही बेसिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट हो रही है भाई। तो हमने कहा एक काम करो, एक छोटा सा सरफेस एरिया कंसीडर कर लो, तो हमने कहा ठीक है सर जी ये कंसीडर कर लिया। अब इसमें इसके नॉर्मली जो निकलेगी, अब देखो ये मैंने स्फीयर लिया हुआ है तो इसके सेंटर से आने वाली हर एक लाइन कैसी होगी, नॉर्मली निकलेगी। तो जितनी फील्ड लाइंस निकल रही है, यहां पे 1 2 3 निकल रही है, तो ये 3 हो गई क्या भाई साहब इसकी फ्लक्स, समझ में आई बात। तो भाई फ्लक्स का सीधा सिंपल सा कहना था, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इवन डी फाई लिख लो, तो इनका कहना था ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ठीक है। फाई एक डॉट प्रोडक्ट है, मतलब स्केलर क्वांटिटी है, तो ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर मतलब ई डी एस कॉस थीटा। लो भाई साहब ये क्या बन गया, ई डी एस कॉस थीटा। अब यहां पे जो फील्ड लाइंस निकल रही है वो इसी के डायरेक्शन में निकल रही है, दैट इज ई वेक्टर। अब अगर आपने इसके लिए बात करी है, तो अगर इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो डी फाई इज इक्वल टू आपको मिलेगा ई डी एस। यही है आपकी कौन सी मैक्सिमम की कहानी। अगर आपकी थीटा 90 डिग्री हो गई तो आपको जो डी फाई मिलेगा वो कितना मिल जाएगा बेटा, 0। दिस इज मिनिमम, ठीक है, दिस इज मिनिमम। अच्छा एक छोटी सी चीज मेरे को अभी मिनिमम मैक्सिमम से ध्यान आया थोड़ी सी, है ना, कि आपको यहां पर भी एक छोटी सी बात पूछी जाती रही है, यहां पे मैक्सिमम टॉर्क और मिनिमम टॉर्क की।
मैक्सिमम टॉर्क एंड मिनिमम टॉर्क की। यह बात आपको समझ में आती है? थीटा के ऊपर निर्भरता है भाई साहब। तो अगर थीटा यहां पर 0 डिग्री हुआ या फिर 180 डिग्री हुआ, है ना, 180 डिग्री हुआ, तो इसके केस में टाउ की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? 0 मिलेगी। ठीक है, और यहां पे अगर थीटा जो हो गया वो हो गया भाई साहब 90 डिग्री, तो टाउ जो हो जाएगा वो हो जाएगा मैक्सिमम, और किसके बराबर? पीई के बराबर। ठीक, चलो आ जाओ वापस लौटते हैं। तो ये आपको बात समझ में आ गई फ्लक्स की कहानी। अब फ्लक्स का मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कहीं पे भी जो फील्ड लाइंस पास हो रही है वो परपेंडिकुलर पास होनी चाहिए, बस ये देख लो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी निकल के जा रही है, तो भाई ये तो परपेंडिकुलर है नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट हमने ले लिया, ये देखो ई कॉस थीटा। इसीलिए इसको हम लोग लिख रहे थे कि डी फाई इज इक्वल टू क्या लिखोगे? ई डी एस कॉस थीटा। इसीलिए इन दोनों के बीच में हम लोगों ने क्या लगा? डॉट प्रोडक्ट। आई होप आपको फ्लक्स की कहानी समझ में आ गई, है ना। मतलब कि सरफेस जरूरी नहीं है ना कि हर बार ऐसे ही फील्ड लाइंस ऐसे, मतलब एरिया वेक्टर जो है, डीएस वेक्टर जो है वो ऐसे ही देखने को मिले, या फिर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो देखने को मिल रही है वो ऐसे ही मिले। हो सकता है आपके पास में ऐसा हो, इस तरीके से निकल रही हो, तो इसके कंपोनेंट्स लेने पड़ते हैं। इसके क्या लेने पड़ेंगे? आपको कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे, इसलिए इसमें कॉस प्रोडक्ट आता है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट आता है। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है बेटा, फाई ई जो है ना, ये फाई ई जो है, ठीक है, इसको न्यूटन पर कूलम, है ना, या इंटू न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम से डिनोट करते हैं। एक और है वोल्ट पर मीटर, ठीक है ना, वोल्ट पर मीटर, सॉरी वोल्ट मीटर, नॉट पर मीटर, वोल्ट मीटर। ये भी एक इंपॉर्टेंट यूनिट है इसकी, लेकिन ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। मतलब हम लोग जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे तब हम पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करेंगे, वहां पे हम इसकी डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो अब आते हैं थोड़ी सी गॉस थ्योरम की बात कर लीजिए। किसकी बात हो जाए बेटा? गॉस थ्योरम की बात हो जाए। भाई साहब यहीं पर इंट्रोडक्शन होता है किसके? गॉस के। इन्होंने बहुत सारी बातें करी। इन्होंने कहा भैया सुनो, इतना सारा लफड़ा पालने की जरूरत नहीं है, हम आपको एकदम सिंपल सॉर्टेड सा तरीका बता देते हैं, और उसी सिंपल सॉर्टेड से तरीके से आपके सारे काम हो जाया करेंगे। तो आपको जो इतनी सारी बातें यहां पर पढ़ रहे थे, इतनी सारी बातें आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो गॉस ने क्या कहा? गॉस ने कहा भाई सुनो, हम ये कहते हैं कि अगर आपने कहीं पर भी चार्ज रख दिया, जैसे मान लो हमने एक स्फीयर है, इसके सेंटर पे Q पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो इससे निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कितनी होगी? तो इन्होंने कहा भाई साहब सुनो, फ्लक्स जो होगी वो 1/ε0 टाइम्स ऑफ Q होगा। जो फ्लक्स इससे निकलेगा वो कितना होगा? 1/ε0 टाइम्स ऑफ Q। Q कौन सा? इनक्लोज्ड। हमेशा किसकी बात होगी बेटा? Q इनक्लोज्ड। ये कौन सा? इनक्लोज्ड। पाई ई जो होगा 1/ε0 टाइम्स ऑफ Q इनक्लोज्ड। ठीक है, Q इनक्लोज का मतलब क्या है? तो एक क्वेश्चन आया था यार, बड़ा एक फर्जी सा क्वेश्चन है। देखो सपोज मान लो यहां पर कुछ चार्जेस है 5Q पॉजिटिव, 3Q नेगेटिव, है ना, 2Q पॉजिटिव, और एक यहां पर भी चार्ज है 4Q पॉजिटिव, है ना, तो 3Q नेगेटिव। अब यहां से फ्लक्स की कैलकुलेशन करनी है, तो फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा बेटा? सिर्फ और सिर्फ 1/ε0। इन सबको जोड़ दो, क्योंकि तो आइसोलेटेड सिस्टम, सॉरी ये तो स्केलर क्वांटिटी है, तो 5 और 2 कैसे हो गए? 7 - 3 इंटू 4Q। इनकी बात, ये इनक्लोज नहीं था। एक काम करो, ये 4Q नहीं लिख करके इसको 8Q लिख लो, नहीं तो आपको लगेगा कि शायद यही लिख दिया, है ना, 8Q लिख लो। ये इनक्लोज नहीं था, ये 3Q इनक्लोज नहीं था, इनकी वजह से नहीं होगा। तो ध्यान रखना, पाई जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ Q इनक्लोज्ड, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ चार्जेस, इन दोनों की वजह से हो जाएगा, इनसाइड और आउटसाइड। जैसे मान लो यहां पर एक पॉइंट P होता है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने की बात करते हैं, तो इनसाइड और आउटसाइड दोनों की वजह से होता है। ये तो बड़ी कमाल की चीज हो गई भाई साहब। आउटसाइड चार्ज भी वहां पर क्या कर रहा है भाई? फोर्स लगा रहा है, ठीक है, इनसाइड भी लगा रहा है, लेकिन गॉस ने कहा ये सब छोड़ दो, मैं बोल रहा हूं ना जो इनक्लोज वाला ना सिर्फ उसकी वजह से कैलकुलेट करो, ये आउटसाइड वाला अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। अब कोई कहेगा ऐसा कैसे? तो भाई सब समझो ना, ये पॉजिटिव वाला चार्ज और ये पॉजिटिव वाला चार्ज एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में भी लगाएंगे ना, वेक्टर सम की बात हो रही है, तो कुछ कैंसिलेशन भी तो होगा, इसीलिए सिर्फ इनसाइड। तो मतलब जितनी सारी बातें करी थी कि वो एक रिंग की वजह से निकालो, रॉड की वजह से निकालो, इसकी उसकी वजह से, इन्होंने कहा भाई साहब इतना सब लफड़ा ही नहीं पालना, आप तो जहां चार्ज है उसको इनक्लोज कर दो, अब उससे निकलने वाले फ्लक्स कैलकुलेट कर लो, वहां से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाए करेगी। समझ में आ गई बात? इन्होंने इन्होंने जो कूलम्स लॉ था उसको भी वेरीफाई किया, E = KQ/R² को भी इन्होंने वेरीफाई किया। तो देखो
गॉसियन सरफेस, एनी हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस इनक्लोज अ चार्ज इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। जो मैं बोल रहा हूं ना कि जहां भी चार्ज है उसको इनक्लोज कर दो, घेर दो, ठीक है। तो इन्होंने सिंपली बोल दिया भैया गॉसियन सरफेस से ले लोगे आप, उसके अकॉर्डिंगली क्या कूलम्स लॉ भी वेरीफाई कर सकते हो, मतलब जो आपने कहा था EAF इक्वल्स टू KQ1Q2 अपॉन में R स्क्वायर को भी इन्होंने वेरीफाई करके दिया, ठीक है। कैसे भैया, तो देखो हम लोग एक दो छोटी छोटी सी बात कर लेते हैं कि भाई है ना, गॉसियन सरफेस की वजह से आउटसाइड और इनसाइड कितनी फील्ड्स होंगी, मतलब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो देखो ये गॉसियन सरफेस हमने यहां पर कंसीडर किया, सेंटर से हम लोग बात करना शुरू करते हैं। ये गॉसियन सरफेस है बेटा, यहां से इनसाइड की बात करो, यहां पे चार्ज रखा हुआ बेसिकली, है ना। ये हमने एक स्फीयर कंसीडर कर लिया, वो स्फीयर ही गॉसियन सरफेस है, तो इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कह दी। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो किधर मिलेगी, आउटसाइड। थोड़ी देर पहले ही मैंने अभी आपको पढ़ाया था वो वाला ग्राफ, याद करो। अभी मैंने एक ग्राफ बनवाया था कि यहां से शुरू होगी ऐसी बनेगी, है ना, इनसाइड जीरो होती है। तो देखो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो गई, जीरो, ठीक है। इनसाइड आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिलेगी, जीरो। सरफेस पे आपको मिल जाएगी 1/4πε0Q/r², और बाहर बढ़ोगे तो डिक्रीजिंग मिलती चली जाएगी। रीजन भाई, तो इन्होंने कहा इनसाइड चाहिए, इनसाइड चाहिए ना, तो फाई इज इक्वल्स टू, आपने क्या बोला था कि सरफेस से जो परपेंडिकुलरली फील्ड लाइंस बाहर निकले, तो आप तो खुद ही सरफेस के अंदर बैठे हो, तो यहां से कोई फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी ना, सरफेस से निकलेगी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इनसाइड कितनी मिल जाएगी बेटा आपको, इनसाइड आपको मिल जाएगी जीरो, सरफेस पे आपको मिल जाएगी E इक्वल्स टू 1/4πε0Q/r², एंड आउटसाइड जब जाओगे तो धीरे 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 फील्ड लाइंस क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में, ये रही इनसाइड जीरो है, सरफेस पे आपको मिलेगी, आउटसाइड जाओगे ये डिक्रीज होती चली, ठीक है। अब इसी में इन्होंने दो तीन और छोटी छोटी बातें कर ली, है ना। इनका क्या कहना था, इनका कहना था कि अगर आपने, ठीक है, किसकी वजह से भाई, ये आपने निकाला जैसे स्फीयर की वजह से इनसाइड और आउटसाइड, तो इनका कहना था कि भाई साहब अगर मान लो मेरे पास में कोई सिलेंडर हो तो फिर क्या करोगे, अगर मान लो मेरे पास में कोई ऐसा सिलेंडर हो, अब इसके लिए क्या करोगे। तो देखो ऐसा कहना था कि अगर एक वायर हो, सॉरी एक वायर ले लो, इस वायर के ऊपर जो चार्जेस है मैंने दिया, तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब आपने कहा साहब इसके ऊपर तो पॉजिटिव 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 चार्जेस आपने बता दिया, लेकिन ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करें, तो मैंने बोला ना गॉसियन सरफेस लो, तो मैंने कहा एक सिलेंडर बना दो इसके लिए, ऐसा गॉसियन सरफेस लेना होता है, और हमेशा सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करने की कोशिश की जाती है। तो आपने कहा ठीक है सर जी ये बना दिया, तो ये गॉसियन सरफेस मैंने बना दिया। अब गॉसियन सरफेस क्या है, ये जो बना रहा हूं येलो, ये गॉसियन सरफेस। अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो मैंने कहा भाई साहब यहां कितने सरफेस, तीन, एक सरफेस यहां पे दिख रहा है, इसको DS1 वेक्टर कह लो, एक सरफेस यहां बना दो, दिस इज DS2 वेक्टर, और एक सरफेस यहां पे बना लो, ये हो गई भाई साहब आपके DS3 वेक्टर, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा इसके नॉर्मली बाहर निकलेगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहां पर भी यही है, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही मिलेगी, और यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको यही मिलेगी। अब बताओ भाई अगर यहां से आप फाई कैलकुलेट करते हो, फाई 1 की बात कर लो, है ना, फाई 1 की बात कर लो, कितना मिलेगा, तो फाई 1 जैसे ही कैलकुलेट करोगे आप E वेक्टर डॉट DS वेक्टर DS1 वेक्टर करोगे, भाई साहब ये EDS cos 90 आएगा, ये जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप फाई 2 की बात करोगे ये भी जीरो हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ फाई 3 मिलेगा, ये भी कितना मिलेगा बेटा, तो ये मिल जाएगा EDS cos 0, तो मतलब फाई 3 आपको मिल गई, वो मिल गई आपको EDS। आई बात समझ में, तो सिर्फ और सिर्फ जो आपको मिलने वाला है वो किसकी वजह से मिलेगा बेटा, इसकी वजह से मिलेगा, जो आपकी है ना थर्ड सरफेस है, सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखने को मिलने वाली है, इसके अलावा और किसी की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं देखने को मिलेगी। आई होप इतनी सी बात आप सभी को समझ में आ गई, ठीक है। इसी तरीके से ये हो गया किसके लिए, रॉड के लिए। अब इसी तरीके से हमसे ये पूछा जाता है कि अगर भाई साहब हमारे पास में एक पूरी शीट होती, ऐसी एक मेरे पास मेटेलिक शीट होती, इनफाइनाइट शीट कहते हैं इसको, अगर मैंने चार्ज कर दिया तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ। तो हमने ये कंसीडर कर लिया भाई ये चार्ज शीट है, तो इसकी वजह से इस साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, एक P पॉइंट पे मान लो यहां पे बात करें, इसी इतने ही डिस्टेंस के P पॉइंट पे इधर पीछे साइड बढ़ोगे तो यहां पर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, P डैश कह लो, दोनों में डिस्टेंसेस सेम है, मतलब एक शीट है तो इधर भी होगी और इधर भी होगी ना भाई, पॉजिटिव चार्ज है तो, ठीक है। तो यहां पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली तो E इक्वल्स टू यहां पर आपको देखने को मिलता है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना मिलेगी, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट,
ठीक है, ये इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसी तरीके से अब इसमें क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मान लो दो पैरेलल सीट्स होती है ना, ये दो पैरेलल इनफाइनाइट सीट्स होंगी बेटा, इनके बीचों बीच यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए बोली जाएगी। अगर दोनों में चार्जेस सेम होंगे तो भैया दोनों ऑपोजिट होंगे, जीरो हो जाएगा। अगर मान लो इस पे पॉजिटिव चार्ज है जितना, उतना ही दूसरे वाले शीट पे नेगेटिव चार्ज आ गया, दैट सेम लाइक कैपेसिटर, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव की वजह से आउटसाइड, नेगेटिव की वजह से इनसाइड, दोनों जुड़ जाएंगी। मतलब सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब ई जो होगा वो हो जाएगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ठीक है, अब क्लियर हो गई बात बेटा। तो इसी तरीके से जैसे हमने अभी स्फेयर के लिए निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हम लोगों ने किसके लिए निकाला, स्फेयर के लिए निकाला। अब आपसे कोई पूछता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्फेयर ना हो करके सपोज ऐसा हो, भैया अलग अलग शेप आते रहेंगे, ऐसा टोपा बना दो। अब इसकी वजह से बात करो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो भाई जो स्फेयर की वजह से हो रही थी है ना, जो पूरे स्फेयर की वजह से हो रही थी है ना, अब यहां पे क्या बचेगी, तो उसका आधा ही बचा है, तो आधा ही निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसी तरीके से हो सकता है भाई साहब है ना, आपको इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले कि एक क्यूब रखा है, अब इस क्यूब में सुनो जरा ध्यान से है ना, यहां सेंटर पे डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पे एक क्यू चार्ज रखा है और किसी एक फेस से बोल रहा है कि भैया इस वाले फेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगी, तो पूरे फेसेस से 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू फ्लक्स होता था। पाई की चलो बात कर लो यार है ना, कितनी होती थी, 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू होता था। अब एक फेस चाहिए, तो एक क्यूब में कितने फेसेस होंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो जाएगा बेटा, एक फेस से सिर्फ और सिर्फ, तो आप करोगे क्या, 5e/6। इसी तरीके से आपसे और भी डायग्रामेटिकल्स दिए जा सकते हैं और पूछे जा सकते हैं कि हमने चार्जेस, जैसे सपोज यहां पे और बेहतरीन क्वेश्चंस आपके पास में अवेलेबल है। यहां पर जो चार्जेस अवेलेबल है बेटा वो कहां पर अवेलेबल है, तो मैंने कह दिया कि ये जो चार्ज अवेलेबल है इसके एक कॉर्नर पे क्यू पे अवेलेबल है। अब इस क्यू कॉर्नर को घेरने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, तो आप इसको ना ऐसे एनालाइज किया करो, वो ब्लॉक्स देखे होंगे आपने है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, एक क्यूब इधर और बनाना पड़ेगा, एक क्यूब इधर साइड में बनेगा। मतलब अगर आपके पास में कोई कॉर्नर अवेलेबल हो, किसी पेज का, किसी ऐसा बॉक्स का एक कॉर्नर अवेलेबल है, ठीक है ना, सपोज लाइक जस्ट वेट है ना, सपोज मैं इसकी बात कर लेता हूं, मैं कहां पे खड़ा हूं, इस कॉर्नर पे खड़ा हूं। अब इस कॉर्नर को घेरने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एक क्यूब यहां पे बनेगा, एक क्यूब यहां बनेगा, एक क्यूब यहां, एक क्यूब यहां, ऐसे करके इसके कॉर्नर्स को क्या कर दो, आप घेर दो और सिर्फ एक कॉर्नर पे निकालनी है। तो भाई टोटल की वजह से कितना मिलेगा, तो टोटल की वजह से 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू। अब जितने पार्ट्स थे उतने से उठा करके डिवाइड कर दो। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको यहां पर मिलते रहेंगे। आज आप क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो 5 चार्जेस क्यू, देखो ये आपको गिवन है, सिचुएटेड एट शोन इन द फिगर है ना, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ये वही वाला क्वेश्चन है बेटा जो मैंने अभी आपको एग्जांपल पे कराया, सिर्फ इनसाइड वाले से कैलकुलेट करोगे, आउटसाइड वाले की वजह से जीरो हो जाएगा। Sigma is the uniform charge density of a thin spherical cell of radius r, the electric field at any point on the surface of a spherical cell। ठीक है, अभी जस्ट हम लोगों ने इसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला किया, तो इस तरीके से देखो डायरेक्ट क्वेश्चंस है, तो बहुत सारा इसमें घबराने परेशान होने लायक कोई जरूरत है नहीं, बहुत सिंपल और बहुत प्यारा चैप्टर है, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। ठीक है, आई होप कि आपको आज के सेशन में समझ में आया है सब कुछ, एंड आपको यह भी समझ में आया कि भाई इन पैटर्न्स पे क्वेश्चंस कहां मिलेंगे। तो ये सारे ही टाइप्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे गदर सीरीज में। गदर सीरीज के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। एंड एचपी गुरुकुल जरूर से ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां पे आपको गदर सीरीज मिल जाएगी, उसके साथ साथ में माइंड मैप्स मिल जाएगा, पीवाईक्यूज मिल जाएगा, एंड जितने भी एक्सक्लूसिव एग्जामिनेशंस हैं अदर देन आपके जेईई है ना, उन सारे एग्जामिनेशंस की भी प्रिपरेशंस आपको देखने को मिल जाएगी। तो अभी तक अगर ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लो एचपी गुरुकुल। एंड इसके डिटेल्ड और डिस्क्रिप्टिव वीडियो देखने के लिए, जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, इसके डिटेल्ड और डिस्क्रिप्टिव वीडियोस आपको मिल जाएगी गदर 3.0 में, मैंने ही कंप्लीट कराया हुआ, एक बार जाइए जरूर से चेकआउट कीजिए, एंड देन आफ्टर बताइए कि भैया अब हमारे पूरे पीवाईक्यूज बनने लगे एंड हमारे अब सारे ही कॉन्सेप्ट सिंक्रनाइज हो गए, ऑर्डर में आ गए। तो मिलेंगे हम अपने अपकमिंग सेशन में, तब तक के लिए अपना और अपने आसपास सबका बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।